दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जी के संबंधित कुछ प्रश्न लाए हैं जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम एक एक प्रश्न को हम पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न दिया है, रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के स्लीपर व पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े क्यों बिछाए जाते हैं। चौड़े, देखिए प्रश्न दिया है चौड़े लकड़ी के स्लीपर, जैसे आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले लकड़ी का ही बिछाया जाता था पटरियों के नीचे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब पत्थर के भी बिछाया जा रहा है, जैसे आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो प्रश्न है, रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के स्लीपर व पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े क्यों बिछाए जाते हैं। जैसे आप इमेज के माध्यम से देख रहे हैं, साइड में क्या है, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े भी लगे हैं। तो प्रश्न यही पूछा है कि क्यों बिछाया जाता है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है रेल उत्पन्न दाब को कम करने के लिए, यानी जो रेल का दबाव होता है उसको कम करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पन्न दाब को कम करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेल उत्पन्न दाब को कम करने के लिए। तो समझते हैं, एक हम बताएं कि अभी एक एक प्रश्न को हम डिटेल से समझेंगे। तो समझिएगा, रेल की बात किया है तो यहाँ पर समझिएगा, पहले रेल के बारे में समझ लीजिए। पहला समझते हैं रेल के बारे में। तो समझिएगा, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है। रेलवे बोर्ड की स्थापना, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई है मार्च 1905 में, मार्च 1905 में। नेक्स्ट समझते हैं रेलवे का राष्ट्रीयकरण। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। रेलवे का राष्ट्रीयकरण, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो सन 1950 में, 1950 में। समझते हैं एक एक पॉइंट को। रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करें, प्रश्न पूछे कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है, तो 1905 में। प्रश्न पूछे कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो 1950 में। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में पहली बार रेल कब चली थी। भारत में पहली बार रेल कब चली थी। भारत में पहली बार रेल कब चली, तो सन 1853 में। 1853 में किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। प्रश्न पूछता है यहाँ से भी कि भारत में रेलवे किसके शासनकाल में चली, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब चली थी, तो सन 1853 में। समझिएगा कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर चली थी, तो 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। अगर प्रश्न यहीं पर पूछे कि विश्व में पहली बार रेल कब चली थी, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि विश्व में पहली बार रेल कब चली थी। यहाँ पर देखिए विश्व की बात किया है, विश्व में पहली बार रेल कब चली, तो सन 1925 में, 1925 में इंग्लैंड में चली थी, इंग्लैंड में। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो व्हीलरपुल से मैनचेस्टर के बीच। व्हीलरपुल से मैनचेस्टर के बीच। नेक्स्ट समझते हैं, यहाँ पर समझिएगा, देखिए रेल की बात किया है तो यहाँ पर समझिएगा, इस समय वर्तमान में रेलवे में कुल कितने जोन है। समझते हैं
अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष चेंज हुए हैं, तो समझिएगा। पहले समझिए, इस समय वर्तमान में रेल मिनिस्टर यानी कि रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? तो रेल मंत्री वर्तमान में है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा। इनका कार्यकाल कब से है? तो 31 दिसंबर 2020 से। अभी हाल ही शपथ ग्रहण किए हैं 31 दिसंबर 2020 से। 31 दिसंबर 2020 से इनको कार्यकाल संभालने को मिल गया है। किसके स्थान लिए हैं? तो बीके यादव का। इसके पहले कौन थे? बीके यादव। इनका पूरा नाम है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। समझते हैं, एक प्रश्न और है यहाँ से। रेलवे का जो है, समझिएगा, जो रेलवे का लोगो क्या है? सबका एक अपना अपना लोगो होता है। तो रेलवे का लोगो है भोलू गार्ड। भोलू गार्ड। एक लालटेन के जैसे फिगर होता है, वही है। तो रेलवे प्रश्न पूछे कि रेलवे का लोगो क्या है? तो भोलू गार्ड है। तो समझिएगा, एक प्रश्न से हम कितना प्रश्न बनाए हैं। प्रश्न कहीं से पूछे आप हल कर लेंगे। समझिएगा, प्रश्न क्या था मेरा? रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के स्लीपर व पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े क्यों बिछाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रेल उत्पन्न दाब को कम करने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो समझते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? समझिएगा, सभी का सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? तो खगोलीय दूरी का मात्रक है पारसेक। इसका आंसर हो जाएगा पारसेक। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? पारसेक है। पारसेक की बात करें तो समझिएगा, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। समझिएगा, पारसेक जो है यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अगर यही प्रश्न पूछे कि दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? छोटा की बात कर दें, दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या है? तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक है फर्मी। दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन है? तो फर्मी है। पारसेक की बात करें तो समझिएगा, एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझिएगा, एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। 15 मीटर। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। यही बात करें, समझिएगा, एक एग्रस्टान बराबर कितना होता है? देखिए, यह एग्रस्टान का फिगर होता है। समझिएगा, यह सिंबल है एग्रस्टान का। एक एग्रस्टान बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर। ये देखिए, ग्रुप डी का प्रश्न है। ये ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न पूछा था। एक एग्रस्टान बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर। नेक्स्ट समझते हैं, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। देखिए 1.852 होता है, लेकिन इतना ही लिखा जाता है 1.8 किलोमीटर। इसका मतलब है 1800 मीटर। 1800 मीटर। 1800 मीटर को एक समुद्री मील बोलते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ बोलते हैं एक मील, जो हम लोग के यहाँ है, तो एक मील बराबर हम लोग के यहाँ होता है, समझिएगा, एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर को हम लोग बोलते हैं एक मील। और 1000 मीटर को आप जानते ही हैं, यानी कि 1 किलोमीटर को बोलते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर। ठीक है, समझते हैं प्रश्न क्या था। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? तो पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या है? तो फर्मी है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। एक एग्रस्टान बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो लगभग 1800 मीटर, यानी 1.8 किलोमीटर। एक मील बराबर कितना होता है? तो 1.6 किलोमीटर।
1 किलोमीटर बराबर कितना आता है, तो 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट समझते हैं, देखिए यहाँ समुद्र की बात आया है तो इसके बारे में कुछ समझते हैं, समझिएगा। यहाँ पर समझिएगा, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने वाला कौन सा यंत्र है, तो वो है, समझिएगा, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, तो वो है सोनार। सोनार के माध्यम से क्या होता है कि जो समुद्र में कोई वस्तु यदि डूब जाती है तो उसके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि वो वस्तु कहाँ पर है। देखिएगा, सोनार का फुल फॉर्म लिख लीजिए। सोनार का फुल फॉर्म होता है, एसओ से होता है साउंड, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समझिएगा। एसओ से होता है साउंड, एन से होता है नेविगेशन, ए से होता है एंड, आर से होता है रिंगिंग। यह है सोनार का फुल फॉर्म। समुद्र में डूबी हुई वस्तु का कौन पता लगाता है, सोनार। समुद्र की गहराई किसे मापते हैं, यहाँ पर समझिएगा, समुद्र की गहराई पूछे, समुद्र की गहराई किसे मापते हैं, तो समुद्र की गहराई मापते हैं फायदोमीटर से, फायदोमीटर से। समुद्र की गहराई किसे मापते हैं, फायदोमीटर से। एक प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जो नौचालक होते हैं यानी जो पानी वाले जहाज चलाते हैं, वह पानी में देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, पानी में देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो पेरिस्कोप का, पेरिस्कोप का। तो आए समझ में। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, ऐसे 2 ग्रह हैं, कौन कौन से, तो बुध और शुक्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी और वेनस। समझिएगा, यहाँ पर पहले समझिए, मान लीजिए ये सूर्य है, ये है सन, इसके पास है मरकरी यानी बुध, उसके बाद वेनस यानी शुक्र, इसके बाद आते हैं मरकरी, वेनस, अर्थ यानी कि पृथ्वी, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स यानी मंगल, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सटर्न, शनि। समझिएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। शनि के बाद अरुण है, यूरेनस है, अरुण है, समझिएगा। पहले देखिए सन की बात करते हैं, तो सन क्या है, सूर्य एक तारा है, सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य किससे मिलकर बना है, तो सूर्य मिलकर बना है हाइड्रोजन प्लस हीलियम से, हाइड्रोजन प्लस हीलियम से। अगर कोई पूछे कि सूर्य किससे मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम से। अब समझते हैं प्रश्न क्या था, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। देखिए, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सबका अपना अपना उपग्रह है, समझिएगा। पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी का उपग्रह जानते हैं चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। यहाँ पर समझ लीजिए, पहले देखिए, पहले एक प्रश्न बनता था कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो लोग बहुत अधिकांश लोग से मुख से सुने होंगे कि बोलते हैं बुध, लेकिन ऐसा बात नहीं है, बुध नहीं है। बुध नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास अब वायुमंडल नहीं रह गया है, सूर्य के इतना नज़दीक होने के कारण इसके पास वायुमंडल इसने खो दिया है, ठीक ना। ये अपना वायुमंडल पूरा खो दिया है, इसलिए अब गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन से हैं, तब शुक्र है, ठीक, समझिएगा। शुक्र गर्म ग्रह है, शुक्र गर्म ग्रह है, इसलिए इसको बोलते हैं चमकीला तारा। शुक्र को बोला जाता है चमकीला तारा, चमकीला तारा बोला जाता है, या भोर का तारा बोला जाता है। एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी का वाहन यानी कि पृथ्वी का वाहन किस ग्रह को बोलते हैं, तो पृथ्वी का वाहन बोलते हैं शुक्र को, शुक्र को। अब समझते हैं, देखिए बता दिए हैं पृथ्वी का कौन उपग्रह है, तो चंद्रमा है। नेक्स्ट समझते हैं मंगल का। मंगल का उपग्रह है फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस हैं।
देखिए मंगल का दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, जिसमें फोबोस क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका उपग्रह है, तो मंगल का है। यहाँ पर सिर्फ मंगल की बात कर रहा हूँ। मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो फोबोस है। नेक्स्ट बात समझते हैं बृहस्पति की। देखिए इसका अलग अलग बुक में देखेंगे तो अलग अलग दिया होगा। इसके लगभग 68 उपग्रह हैं, तो अब 68 लिखवाएं यहाँ पे, समझिएगा। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गाइनीमाइड है। गाइनीमाइड है। और यह सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह है। तो किसका है, बृहस्पति का है गाइनीमाइड। शनि के जानते ही हैं, शनि का उपग्रह कौन है, तो टाइटन है। देखिए इसको वलय वाला ग्रह भी बोला जाता है। इसके जैसे मान लीजिए ये शनि है, तो इसके अंदर क्या आते हैं, वलय होते हैं। देखे होंगे एक रिंग जैसा होता है, ठीक। देखिए इसके बाद है यूरेनस है और अरुण है। तो देखिए यूरेनस को बोला जाता है सबसे ठंडा ग्रह। जैसे गर्म ग्रह किसको बोला जाता है, शुक्र को, वैसे बोला जाता है सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस को। और अरुण की बात करते हैं तो अरुण को बोला जाता है हरा ग्रह। छोड़िए उसको, वो प्रश्न नहीं बनता है। और नेक्स्ट समझते हैं प्लूटो के बारे में। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 8 है। प्लूटो को हटा दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से। कब हटाया गया है, तो सन 2006 में कुछ वैज्ञानिकों की मीटिंग बैठी, उसमें इसको हटा दिया गया। इसका रीज़न था कि यह कभी एंटी क्लॉक चलता था तो कभी क्लॉकवाइज चलता था, जिसमें यह सभी ग्रहों का क्या होता था। मान लीजिए कि ये मंगल यहाँ पर शनि से चलते चलते आए, बृहस्पति तक आते थे, ये कभी क्लॉकवाइज होते थे, तो इसलिए इन लोगों को दिक्कत होती थी। मान लीजिए प्लूटो जो है, समझिएगा, अगर इसको न हटाते तो यह किसी न किसी ग्रह में क्या करता है, टकरा जाता है। इसलिए इसको हटा दिया गया सन 2006 में। तो नेक्स्ट समझते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समझते हैं अगला प्रश्न दिया है मेरा। चौथा प्रश्न है, माइक्रोफोन ऊर्जा परिवर्तित करती है। यानी जो माइक्रोफोन है वो कौन से ऊर्जा में परिवर्तन करती है। तो समझते हैं जो माइक्रोफोन है यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती हैं। यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती हैं। समझिएगा, जो माइक्रोफोन है, जैसे ये मेरा माइक्रोफोन है तो हम बोल रहे हैं तो मेरी ध्वनि है, और जैसे वायर के माध्यम से ये कैमरा में जा रहे हैं तो ये विद्युत के माध्यम से जा रहे हैं। यही प्रश्न पूछा है कि माइक्रोफोन ऊर्जा को परिवर्तित करती हैं, तो यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती हैं। समझते हैं। यहीं पर अगर बात कर दे लाउड स्पीकर की, जैसे आप देखे होंगे डीजे, मान लीजिए ये डीजे है, इसको बोलते हैं लाउड स्पीकर। प्रश्न पूछे कि लाउड स्पीकर कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन करती हैं। तो लाउड स्पीकर जो है यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करती हैं। यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करती हैं। जैसे मान लीजिए कि जो डीजे आप देखे होंगे, ये इसमें क्या होता है कि वायर के माध्यम से लगा होता है। जैसे ही वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करती है तो हम लोग के पास आता है जो साउंड सुनाई देता है, ठीक। इसको समझते हैं। समझिएगा, जो ये डीजे है इसके अच्छी ध्वनि सुनने के लिए हमें कितने मीटर की दूरी पर रहना चाहिए। तो 17 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए। 17 मीटर की दूरी पर। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे मैं अगर इसके पास आप चले गए, इस डीजे के पास कान लगाकर सुनेंगे तो आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगी, बिल्कुल अच्छी नहीं देगी। जैसे आप 17 मीटर की दूरी बना दे रहे हैं तो बिल्कुल आपको अच्छे से इसकी ध्वनि सुनाई देगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पॉइंट छूट गया है, समझिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है, जो डायनमो है, पॉइंट छूट गया था, याद नहीं आ रहा था, समझिएगा। जो डायनमो है यह कौन से ऊर्जा में परिवर्तन करती हैं। तो समझिएगा, जो डायनमो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है।
विद्युत ऊर्जा में। जैसे आप शादी में देखे होंगे कि जो जनरेटर आता है उसमें होता है डायनेमो, वो क्या होता है कि वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है। ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं इसको बता दिया, दिमाग को नहीं आ रहा था। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती हैं। अब समझते हैं अगला प्रश्न। अगला मेरा सवाल है, फ्यूज का तार किसका बना होता है? समझिएगा, फ्यूज का तार बोले हैं वह अंदर होता है, यानी कि जो बाहर से आप लगाते हैं फ्यूज हो जाने पर, उसकी बात नहीं किया है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो यह किसका मिश्रण होता है? सीसा प्लस टीन का। सीसा प्लस टीन का मिश्रण होता है। समझिएगा, जो फ्यूज है यह जो फ्यूज बना होता है, समझिएगा किसका बना होता है? शीशा प्लस टीन का। इसकी बात करते हैं तो यह उच्च प्रतिरोध जो फ्यूज होता है, यह उच्च प्रतिरोध वह निम्न गलनांक का होना चाहिए। वह निम्न गलनांक का। समझिएगा, जो फ्यूज होता है वो उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक का होता है। समझिएगा, जैसे में क्या होता है कि जैसे आप घरों में देखे होंगे जो फ्यूज लगाया जाता है, जैसे ही मान लीजिए कि कहीं लोड अधिक पड़ जाए, चाहे किसी कारणवश कहीं तार शॉर्ट कर जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो निम्न गलनांक जो होता है उसका तुरंत उड़ जाता है। समझिएगा, जैसे क्या, मान लीजिए कि जैसा फ्यूज ये लगा दिए, मान लीजिए फ्यूज है, फ्यूज में आप क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं शॉर्ट होता है तो क्या होता है, फ्यूज का वायर जड़ता है। समझिएगा, जैसे ऐसे में आप लगाते होंगे, छोटा सा पतला सा लगाते हैं, एकदम नुकीली जैसा लगाते हैं, ताकि क्या होता है कि जैसे भी लोड पड़े तो यह तुरंत उड़ जाता है। तो प्रश्न मेरा क्या था? समझिएगा, प्रश्न ये था कि फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो शीशा प्लस टीन का। यही प्रश्न पूछता है, जो फ्यूज का तार होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो शीशा प्लस टीन का। बात करते हैं टंगस्टन की, जो विद्युत बल्ब में लगा होता है, जो पहले लाइट आती थी उसमें लगा होता है टंगस्टन। टंगस्टन की बात करते हैं तो टंगस्टन होता है ए मेटल विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसका जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। समझिएगा, अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। समझिएगा, पुरुषों की अपेक्षा लड़कियों की ध्वनि पतली क्यों होती है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है पिच, यानी तारत्व। पिच, जिसको हिंदी में बोलते हैं तारत्व। और इसका एक और रीजन भी है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं आवृत्ति। समझिएगा, पुरुषों की अपेक्षा लड़कियों की ध्वनि पतली क्यों होती है? तो पिच के कारण, यानी तारत्व के कारण क्या होता है, लड़कियों की ध्वनि होती है पुरुषों की अपेक्षा जो पतली होती हैं। समझिएगा, एक चीज़ देखे होंगे, एक जैसे मैं मान लीजिए कि मेरे से किसी का परिचय है, वो कभी अचानक कभी फिर मिला तो वो बोला हमको, तो हम उसकी आवाज़ को पहचान लेते हैं। यह किसके कारण होता है? तो यह होता है आयाम के कारण। आयाम के कारण क्या होता है कि हम किसी की ध्वनियों को पहचान लेते हैं कि हाँ वही बोला है। कैसे? कि जब उससे कभी मिले होंगे तब, या कोई भी उससे बात किए होंगे तभी हम पहचान पाते हैं कि हाँ वही बोला है। तो यह किसके कारण होता है? आयाम के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, देखे हैं वीडियो कि कितना हम अच्छे से डिटेल से बताए हैं। अगर प्रश्न तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने दे रहे हैं। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।